हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज विद सोनू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता हूं। फिलहाल मैं कोलकाता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ाई के साथ साथ मेरी एक और दिलचस्पी है, सोलो बाइक राइडिंग। जब भी मुझे छुट्टी मिलती है या कोई लंबा वीकेंड होता है, मैं अपनी बाइक उठाकर लंबी यात्रा पर निकल जाता हूँ। ये मेरे लिए एक तरह की आत्मा की यात्रा होती है, जहां न कोई बंधन होता है, न कोई समय की पाबंदी, सिर्फ मैं और मेरी बाइक। 2 साल पहले की बात है। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने कोलकाता से दार्जिलिंग तक की बाइक राइडिंग का प्लान बनाया। यह लगभग 3 दिन की यात्रा थी, इसलिए हर दिन के लिए होटल पहले से बुक कर लिया था। पहले दिन मैं सुबह जल्दी निकल पड़ा। कोलकाता की सड़कों से होते हुए मैं धीरे धीरे उत्तर बंगाल की ओर बढ़ने लगा। मौसम बहुत सुहावना था, रास्ता खुला था और मन बेहद प्रसन्न। दोपहर के करीब मुझे भूख लगने लगी। मैंने बाइक को सड़क के किनारे एक छायादार पेड़ के नीचे रोका और देखा कि पास में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान है। वहां जाकर मैंने 2 वड़ा पाव खाए और पानी पीकर थोड़ा सुस्ताया। फिर से बाइक उठाई और आगे की यात्रा शुरू कर दी। शाम होते होते मौसम अचानक बदलने लगा। बादल घिर आए और एक अजीब सी उमस वातावरण में फैल गई। अभी मुझे अगली होटल तक पहुंचने में 2 घंटे और लगते, लेकिन तभी मुझे अचानक पेट में मरोड़ सी महसूस हुई। दर्द इतना तेज था कि मैं बाइक चलाना मुश्किल समझने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक सुलभ शौचालय दिखाई दिया। राहत की सांस ली और बाइक खड़ी करके अंदर चला गया। शौचालय अपेक्षाकृत साफ सुथरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी दुर्गंध थी। खैर, तकलीफ इतनी थी कि उस बदबू की परवाह नहीं कर सका। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज पुरुषों के शौचालय में सुनना कुछ अजीब लगा। तभी अचानक लाइटें झपकने लगीं, जैसे वोल्टेज बार बार कम हो रहा हो। कुछ ही सेकंड में लाइट पूरी तरह से चली गई। मैं डर गया था। चारों ओर घुप अंधेरा। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? मजाक मत कर, बाहर आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी शौचालय का दरवाजा बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। मैंने बहुत जोर लगाया, चिल्लाया, कोई है क्या? दरवाजा खोलो। कुछ समय बाद बाहर से एक आदमी की आवाज आई। शायद चौकीदार था। उसने कहा, अंदर से धक्का लगाइए, दरवाजा खुला है। मैंने जैसे तैसे धक्का लगाया और दरवाजा खुल गया। तेजी से बाहर निकला और उसे पैसे देकर जाने ही वाला था कि फिर से पेट में मरोड़ उठी। अब दोबारा उसी शौचालय में जाना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। मुझे वापस जाना पड़ा। इस बार कुछ ही मिनट बीते होंगे कि फिर से वही पायल की आवाज सुनाई दी। इस बार उसके साथ किसी औरत के हंसने की हल्की मगर डरावनी आवाज भी गूंजने लगी। उस अंधेरे और गंध से भरे स्थान में वह हंसी जैसे मेरी आत्मा को कंपा गई। मैं डर गया, लेकिन जल्दी जल्दी काम निपटाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा सीना दबा रहा हो, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करने लगा और आखिरकार खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजा खोलने गया, वह फिर से जाम हो गया था। मैंने जोर से खींचा, धक्का मारा और आखिरकार दरवाजा टूटा और मैं बाहर निकल आया। लेकिन बाहर का दृश्य मेरी रूह कंपा देने वाला था। शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काई और अजीब जीव जंतु चिपके हुए थे। वहां घना अंधेरा था और वातावरण में अजीब सड़ान फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूं। मैंने चारों ओर देखा और फिर जो देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन गया। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी।
बहुत लंबी, बिखरे हुए बाल, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें बड़ी बड़ी, लाल रंग की, जो किसी भी इंसान की आत्मा को चीर सकती थीं। उसके पैरों में चांदी की पायलें थीं, जिनसे वही आवाज आ रही थी। वो सीधा मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं फर्श पर गिर पड़ा। वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई। फिर उसने झुककर मेरी गर्दन के पास कुछ सूंघा, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को सूंघता है। उसकी सांसें इतनी ठंडी और भारी थीं कि मेरे शरीर में बर्फ की लकीरें दौड़ गईं। मुझे लगा अब मेरा अंत आ गया है। कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता था। तभी मुझे एक विचार आया, अगर मैं एक जोर से दरवाजा तोड़ दूं तो शायद निकल सकूं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दरवाजा चरमराया और फिर टूट गया। मैं तुरंत बाहर भागा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। वो सब मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। ये तो पक्का पी कर आया है, पागल है क्या? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल अभी तक बेतहाशा धड़क रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया और बोला, भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कांपती आवाज में कहा, भाई साहब मैं टॉयलेट गया था। वो आदमी थोड़ा चौंका, फिर बोला, टॉयलेट? तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। मैंने धीमे धीमे पीछे मुड़कर देखा और फिर जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां मैंने शौचालय देखा था वहां कोई सुलभ शौचालय नहीं था, बल्कि एक टूटा फूटा, खंडहर हो चुका मकान था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे आधे लटके थे। वहां जाने का सवाल ही नहीं था। मैं लड़खड़ाता हुआ जमीन पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी कुछ मिनट पहले कहाँ था। उस आदमी ने धीरे से कहा, भाई इस खंडहर में 15 साल पहले एक औरत मारी गई थी। वो पागल थी। कहते हैं कि अब उसकी आत्मा यहीं भटकती है। कई लोगों ने यहाँ कुछ अजीब महसूस किया है, लेकिन अंदर जाकर सही सलामत बाहर कोई नहीं आया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी उस रास्ते से यात्रा नहीं की। मैं आज भी बाइक राइडिंग करता हूँ, लेकिन उस अनुभव ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है कि वो औरत, वो लाल आंखों वाली छाया, अब भी मेरी परछाई में कहीं मौजूद है। मुझे देख रही है, इंतजार कर रही है फिर से मिलने का। उस घटना को अब 3 साल हो चुके हैं। मैंने कभी किसी को ठीक ठीक नहीं बताया कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। जो लोग जानते भी हैं, वो इसे या तो मेरी थकान का असर मानते हैं या मेरी कल्पना की उड़ान। लेकिन मैं जानता हूं वो असली था, और वो अब भी कहीं है, मेरे आसपास। इस बीच मैंने पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। नई जिंदगी, नए लोग, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य लगने लगा। लेकिन डर की एक परछाई अब भी मेरे भीतर थी, जो समय समय पर सिर उठाती थी। कभी नींद में झटके से उठ जाना, कभी अचानक पायल की आवाज सुनाई देना, या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी किसी की ठंडी सांसें महसूस करना, ये सब अब आम हो चला था। मेरे दोस्त कहते थे, आदित्य तू ओवर थिंक करता है, थोड़ा रिलैक्स कर। लेकिन वो नहीं जानते थे कि डर सिर्फ दिमाग में नहीं, रूह में उतर चुका था। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त मुझे घर पहुंचने में देर हो गई। बारिश हो रही थी और रास्ता फिसलन भरा था। मैंने बाइक स्लो कर दी और हेलमेट के अंदर गूंजती हवा की आवाज के साथ सुनाई दी। फिर से वही पायल की आवाज। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। यह सिर्फ वहम है, मैंने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन जब घर पहुंचा और दरवाजा खोला, कमरे की दीवार पर कोई उंगलियों से लिखा हुआ था। धूल और नमी से लिपटी दीवार पर बस एक ही शब्द उकेरा गया था, फिर से मिलेंगे। मैं ठिठक गया। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। हालांकि बारिश में भीगने का सवाल ही नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन की, लेकिन लाइट फ्लिकर करने लगी, जैसे उस सुलभ शौचालय के वक्त हुआ था। और फिर बिजली चली गई।
अंधेरे में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मैं बैठ गया और तभी बिस्तर के पास मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। एक औरत की परछाई, वही लंबा कद, बिखरे बाल और जली हुई चमड़ी से रिश्ता कुछ काला तरल। वो मुझसे कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें मेरी आत्मा चीर रही थीं। मैंने चिल्लाकर दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पूरा मोहल्ला जैसे किसी गहरी नींद में था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, बोल, अब कहाँ भागेगा? मैं तो तेरे अंदर हूं। मैं गिर पड़ा, जमीन पर रेंगते हुए जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश की। अगले दिन मेरी आंखें अस्पताल में खुली। डॉक्टर ने कहा, आप बेसुध सड़क पर पड़े मिले थे, शायद मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। लेकिन मैं जानता था यह दौरा नहीं था, वो फिर से आई थी। कुछ हफ्ते बाद मैंने एक साइकेट्रिस्ट से मिलने का फैसला किया। उसे सब बताया, उस औरत के बारे में, उसकी परछाई और मेरी रातों की नींदें। डॉक्टर ने मुझे हंसकर कुछ मेडिसिन दी और कहा, यह सिर्फ ट्रॉमा है, आपका दिमाग पुरानी यादों को दोबारा जी रहा है। मैं दवाइयां लेने लगा, लेकिन एक रात जब मैं शीशे के सामने दवाई लेने ही वाला था, वहां किसी और का चेहरा दिखा, मेरा नहीं। वो उसी औरत का चेहरा था। मैंने शीशा फोड़ दिया, लेकिन जब नीचे झुका कांच उठाने तो उसमें फिर वही चेहरा मुझे देखता हुआ। अब मुझे यकीन हो चला था वो मेरे अंदर समा चुकी है। शायद उस दिन शौचालय में उसने मेरा कुछ हिस्सा अपने साथ ले लिया था और बदले में अपना अंश मेरे भीतर डाल दिया था। अब मेरी हालत यह हो गई थी कि मैं दिन में भी उसे महसूस करता। ऑफिस में, मेट्रो में, भीड़ में उसकी परछाई मेरे पीछे चलती। कई बार किसी अजनबी औरत की हंसी सुनाई देती और अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती। मेरे सहकर्मी अब मुझसे कतराने लगे थे। एक दिन बॉस ने बुलाया और कहा, आदित्य, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। मैं छुट्टी लेकर अपने गांव चला आया, जहां कम से कम लोग मुझे जानते थे। लेकिन यहां आकर हालात और बिगड़ने लगे। रात में कमरे की दीवारों पर लाल रंग से उकेरे गए शब्द दिखने लगे, तू मेरा है, तू भाग नहीं सकता, अब तेरा शरीर मेरा है। फिर एक रात मैं सोया हुआ था, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी छाती पर कोई बैठा है। आंखें खुली तो देखा वो औरत मेरे ऊपर बैठी थी और उसके हाथ मेरे सीने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई, जैसे मेरी आवाज घोंट दी गई हो, और अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी मां ने कमरे में आकर देखा तो मैं बिस्तर पर था, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल लाल थीं। मैं धीरे धीरे मुस्कुराया और सिर्फ एक बात कही, मां, आदित्य अब नहीं रहा। अब मैं वो हूं जो शौचालय में मरी थी। अब मैं तुम्हारे भीतर समाने वाली छाया हूं। और अगली बार जब तुम किसी सुनसान जगह पर अकेले शौचालय में जाओगे तो ध्यान रखना, मैं वहीं खड़ी हो सकती हूं, तुम्हारे ठीक पीछे। जब मेरी मां ने मेरी लाल आंखें देखी और मेरी बदलती आवाज सुनी तो वो कांप उठी। उसने तुरंत गांव के एक पुराने ओझा बाबा को बुलवाया। कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं और उन्हें बांध भी सकते हैं। ओझा बाबा शाम को आए। उन्होंने मेरे कमरे में कदम रखा और बिना कुछ पूछे बोला, इस शरीर में कोई और है और वो बहुत शक्तिशाली है। मां फूट फूट कर रोने लगी। ओझा बाबा ने उसे बाहर भेज दिया और कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। फिर उन्होंने लाल धागे, राख, नींबू और त्रिशूल निकाला। जो भी है, आज इसका अंत यहीं होगा, उन्होंने कहा। मैं, या कहें वो जो मेरे भीतर थी, जोर से हंसने लगी। तू क्या बिगाड़ेगा मेरा, बूढ़े, ये शरीर अब मेरा है। मेरी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी, दबी हुई और एक अजीब गूंज के साथ। ओझा बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वो मंत्र तेज होते गए, मेरे शरीर में ऐंठन शुरू हो गई। वो छाया, वो औरत अब मेरे शरीर से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगी। कमरे की लाइट्स फटने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, हवाएं तेज चलने लगीं। और तभी उस औरत की आत्मा मेरे शरीर से अलग होकर कमरे के एक कोने में पूरी ताकत के साथ प्रकट हो गई।
वो अब हवा में तैर रही थी, लाल आंखों से सबको घूरते हुए। ओझा बाबा ने त्रिशूल उठाया और जोर से चिल्लाए, अग्नि देवता की सौगंध, इस अपवित्र आत्मा को इस पिंजरे में कैद करता हूं। उन्होंने एक पीतल का कलश खोला जिससे धुएं की लपटें निकली। वो लपटें उस औरत के चारों तरफ घूमने लगीं, पहले धीमे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। उस आत्मा ने एक बार जोर से चीख मारी, इतनी डरावनी कि खिड़कियों के शीशे चटक गए। नहीं, ये शरीर मेरा है, वो चिल्लाई। लेकिन लपटों ने उसे घेर लिया और कुछ ही पल में वो आत्मा धुएं में बदलकर कलश के अंदर समा गई। कमरा एकदम शांत हो गया। मेरी सांसें चल रही थीं। मैं जिंदा था और पहली बार पूरी तरह आजाद। अगले दिन ओझा बाबा ने कलश को बहुत दूर एक श्मशान में ले जाकर खास रीति से बहा दिया ताकि वो आत्मा कभी वापस ना आ सके। मैं कई दिनों तक बहुत कमजोर रहा, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गया। मेरी आंखें अब सामान्य थीं और मेरी याददाश्त भी धीरे धीरे लौट रही थी। कुछ महीने बाद मैं वापस कोलकाता लौट आया। अब भी बाइक राइड करता हूं, लेकिन अब हर सफर से पहले हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं। अकेले कभी किसी वीरान जगह नहीं रुकता और सबसे ज्यादा अब मैं किसी भी टूटे फूटे ढांचे, किसी भी सुनसान शौचालय या किसी पुराने खंडहर से दूर रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बुरी आत्माएं सिर्फ डर से नहीं जाती, उन्हें उनकी जगह लौटाना पड़ता है। अब जिंदगी सामान्य है, लेकिन जब कभी रात में अचानक पायल की आवाज सुनाई देती है या शीशे में कोई अजीब परछाई दिखती है, मैं बस एक बार फिर सोचता हूं, क्या वाकई वो आत्मा खत्म हुई थी या वो अब भी कहीं मुझे ही फिर से पाने के लिए इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, एक ऐसी छाया से सामना जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। क्या आप कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा डर देखा है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक और डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें और अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो पलटकर मत देखिएगा। शुभ रात्रि और ध्यान रखिएगा, परछाइयां सब देख रही हैं।